नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 से सामान्य अध्ययन के 21वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, हार्पर्स कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा अ लाइफ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है उदयन मित्रा, दूसरा है थॉमस मैथ्यू, तीसरा है हर्षा वर्धनी और लास्ट ऑप्शन है आलोक कुमार। तो थॉमस मैथ्यू रतन टाटा लाइफ जीवनी के लेखक हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये जो बी है ये सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इस जीवनी की, तो इस जीवनी में रतन टाटा के उनके बचपन से लेकर के टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में उनकी समस्त भूमिकाओं को शामिल किया गया है। यह टाटा समूह में उनके योगदान और भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को उजागर करता है। थॉमस मैथ्यू जो राइटर हैं, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते थे तथा वे कारपोरेट नीतियों का भी व्यापक ज्ञान रखते हैं। यह पुस्तक सैकड़ों घंटों के साक्षात्कारों पर आधारित है और इसमें पहले से अज्ञात तथ्य और उपाख्यान भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है हिमंत बिश्व शर्मा और लास्ट ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। तो गृह मंत्री अमित शाह ने असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में अरूप कुमार दत्त की पुस्तक असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन का विमोचन किया। असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक को राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है और 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इसे अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा संग्रह की प्रमुख विधियों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है फोकस समूह, दूसरा है सहायक डेटा, तीसरा है प्रश्नावली और लास्ट है जांच सूची। तो शैक्षिक शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा संग्रह की प्रमुख विधियों में से जो नहीं है वो है जांच सूची, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। शैक्षिक शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा संग्रह की सबसे सामान्य विधियां हैं, पहली है परीक्षण, दूसरी है प्रश्नावली, तीसरी है साक्षात्कार, चौथी प्रमुख विधि है फोकस समूह, पांचवी है टिप्पणियां, और लास्ट है निर्मित, द्वितीयक और मौजूदा डेटा। अब अगर एक एक की बात की जाए कि प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली एक लिखित दस्तावेज है जिसमें अध्ययन के तहत समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध होती है जिसके लिए अन्वेषक को उत्तर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की डेटा एकत्र करने की तकनीक का उद्देश्य वैध और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना है ताकि एक सहज जांच की जा सके और परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके। प्रश्नावली विधि डेटा एकत्र करने का एक सस्ता और कुशल तरीका है। किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन करने से पहले शोधकर्ताओं और उत्पाद डिजाइनरों को अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती। दूसरा है फोकस समूह। फोकस समूह एक प्रकार का समूह साक्षात्कार है। समूह साक्षात्कार।
जिसमें एक मध्यस्थ व्यक्तियों के एक छोटे समूह, उदाहरण के लिए जैसे आप मानिए छात्र, शिक्षक या किशोर कोई हैं, के साथ चर्चा करता है। विस्तार में एक विषय के बारे में समूह के सदस्य कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं, इसे फोकस समूह कहा जाता है, क्योंकि मध्यस्थ समूह में व्यक्तियों को चर्चा किए जा रहे विषय पर केंद्रित रखा जाता है। समूह प्रतिभागियों के शब्दों में गुणात्मक डेटा एकत्र करने के लिए फोकस समूहों का उपयोग किया जाता है। एक फोकस समूह 6 से 12 प्रतिभागियों से बना होता है, जिन्हें जानबूझकर चुना जाता है क्योंकि वे शोधकर्ता को रुचि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। एक फोकस समूह आमतौर पर सजाती होता है, क्योंकि एक सजाती समूह का उपयोग चर्चा को बढ़ावा देता है। अगर बात की जाए सहायक डेटा की, तो सहायक डेटा यानी द्वितीयक डेटा उपयुक्त डेटा है जो पहले से ही कुछ शोधकर्ताओं द्वारा वर्तमान शोध समस्या के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए एकत्र और रिकॉर्ड किया जाता है। यह विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी प्रकाशनों, जनगणनाओं, संगठन के आंतरिक अभिलेखों, पुस्तकों, जर्नल लेखों, वेबसाइटों और रिपोर्टों से एकत्रित आंकड़ों के रूप में उपलब्ध है। डेटा एकत्र करने की यह विधि सस्ती और आसानी से उपलब्ध है और लागत और समय बचाती है। हालांकि एक हानि इसकी यह भी है कि एकत्र की गई जानकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए है और वर्तमान शोध उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती या सटीक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है? पहला ऑप्शन है FTP, दूसरा है POP, तीसरा है SMTP और लास्ट है IMAP। तो POP को बोलते हैं, पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। इनमें से जो प्रोटोकॉल नहीं है ईमेल संबंधित वो है FTP, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल नहीं है ईमेल संबंधी। बाकी POP, SMTP और IMAP ये तीनों जो है वो ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल हैं। अब एक एक को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। POP को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह मानक प्रोटोकॉल, जिसका अधिकांश ईमेल सर्वर और उनके क्लाइंट समर्थन करते हैं, का उपयोग दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने और उन्हें स्थानीय क्लाइंट को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है IMAP। IMAP को बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मेल सर्वर या सेवा से ईमेल या बुलेटिन बोर्ड संदेशों तक पहुंचने के लिए एक प्रोटोकॉल है। IMAP क्लाइंट ईमेल प्रोग्राम को दूरस्थ संदेश स्टोर कर पहुंचने की अनुमति देता है जैसे कि वे स्थानीय थे। तीसरा है SMTP। SMTP है सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP यानी सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए उद्योग मानक है। अब अगर बात की जाए FTP की, तो FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। FTP एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को प्रसारित करने के लिए TCP द्वारा प्रदान किया जाता है। यह मुख्य रूप से वेब पेज फाइलों को उनके निर्माता से कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के लिए सर्वर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरणीय निम्नीकरण है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है शहरीकरण, तीसरा है गरीबी और लास्ट है वनों की कटाई। नीचे दिए कूट दिए गए हैं नीचे से और आपको सही उत्तर का चयन करना है। मानव निर्मित पर्यावरणीय निम्नीकरण में जनसंख्या विस्फोट शामिल है, शहरीकरण भी शामिल है, गरीबी भी शामिल है और वनों की कटाई भी शामिल है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी और डी। जो तीसरा विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए पर्यावरण क्षरण की, तो पर्यावरण क्षरण का अर्थ वातावरण के दूषित होने के कारण वायु, जल और मिट्टी जैसे संसाधनों की गुणवत्ता का निम्नीकरण, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, निवास स्थान का विनाश तथा वन्य जीवों की विलुप्ति और एक प्रकार का प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और लास्ट ऑप्शन है असम। तो झूमर जो है वो हरियाणा राज्य का एक नृत्य रूप है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यह हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस नृत्य रूप का नाम झूमर नामक आभूषण पे पड़ा है। झूमर नामक आभूषण पे पड़ा है। झूमर नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो विवाहित हैं। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो बलूचिस्तान और मुल्तान से हुई है। हरियाणा के अगर अन्य प्रमुख नृत्यों की बात की जाए तो सबसे पॉपुलर है रासलीला, दूसरा प्रमुख नृत्य है फाल्गुन नृत्य, तीसरा है घूमर, चौथा है खोरिया, पांचवा प्रमुख नृत्य है होली। अब इसी तरह अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब के प्रमुख नृत्यों की, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी पूछ लेगा कि खोरिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है या रासलीला पूछ लेगा, तो इसको आपको डिटेल में समझने की आवश्यकता है। पंजाब के अगर प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो पंजाब का प्रमुख नृत्य है भांगड़ा, दूसरा है डफ, तीसरा प्रमुख नृत्य है धमन, चौथा है भांड। असम और गुजरात के भी नृत्य पूछे गए हैं, तो असम का समझ लीजिए। असम के प्रमुख नृत्य हैं बिहू, महारास, कलिगोपाल, चौथा प्रमुख नृत्य है नट पूजा, बागुरुम्बा, और नागा नृत्य। इसी तरह गुजरात में महत्वपूर्ण नृत्य हैं, गुजरात हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में प्रमुख नृत्य है भवई, ये जीडीसी में पूछा गया है, डांडिया, गरबा, पाधार तथा तिपनी। ये कुछ राज्यों के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है जीतन महल, दूसरा है उदा देवी, तीसरा ऑप्शन है झलकारी बाई और लास्ट ऑप्शन है अवंती बाई लोधी ने। तो रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अवंती बाई लोधी ने, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अवंती बाई लोधी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे रामगढ़ राज्य की रानी थी और विद्रोह के दौरान उनके साहस और नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। अवंती बाई लोधी ने स्थानीय लोगों को संगठित करने और ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसी से अगर क्वेश्चन एक पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डेट पूछ लिया गया है कि किस डेट को हुआ था। तो 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा लेकिन अंततः सफल विद्रोह था। यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों में बढ़ गया, जो मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में था। तो डेट थी 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं। पहला ऑप्शन है उपग्रहों से, दूसरा है हाइड्रोजन और हीलियम से, तीसरा है छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर ग्रह की बात की जाए तो ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें स्वगुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है जो कि दृढ़ पिंडों के बलों को कम करता है, इसलिए यह एक हाइड्रोस्टैटिक संतुलन आकार बना लेता है। अब अगर बात की जाए शनि ग्रह की, तो शनि को सौर मंडल का गहना कहा जाता है। सौर मंडल का गहना कहा जाता है। यह एक वलयित ग्रह है। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके खूबसूरत छल्ले ठोस नहीं हैं, वे बर्फ, धूल और चट्टान के बने होते हैं। इसके छल्ले विशाल लेकिन पतले होते हैं। इन्हें दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है। शनि पर हवा बहुत तेज होती है। भूमध्य रेखा के आसपास की हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पृथ्वी पर सबसे तेज हवाएं केवल 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वनों की स्थिति निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, दूसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और लास्ट ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व के वनों की स्थिति जारी की जाती है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त रूप से विश्व के वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करते हैं। यह वन संसाधनों की सीमा, उनकी स्थिति, प्रबंधन और उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह वन जैव विविधता से संबंधित वैश्विक लक्ष्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में अब तक की प्रगति का भी आकलन करता है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर है, जिन्हें पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि की और कुल वैश्विक वन क्षेत्र का 2% हिस्सा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की? पहला ऑप्शन है MK गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और लास्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी महात्मा गांधी ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने 1922 में ही स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी संविधान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या था? पहला ऑप्शन है 1967 से 1969, दूसरा है 1966 से 1969, तीसरा है 1965 से 1969 और लास्ट है 1964 से 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 1967 से 1969, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इनकी कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हो गई थी। वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। इससे पहले यानी राष्ट्रपति बनने से पहले 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1963 में, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में। वर्ष 1963 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, पहला ऑप्शन है एक निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है, दूसरा है एक सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाती है, एक निम्न स्तरीय वस्तु की मांग बढ़ जाती है और लास्ट ऑप्शन है एक सामान्य वस्तु की मांग शून्य हो जाती है। तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है और निम्नतर वस्तु की मांग घट जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है। निम्न स्तरीय वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, जबकि सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है। इसलिए सही विकल्प निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है, सही हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तु निम्नतर वस्तु का उदाहरण है और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है लोग उच्च गुणवत्ता या अधिक गुणवत्ता या महंगी वस्तुओं की ओर रुख करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न गुणवत्ता या सस्ती वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन है अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से। दूसरा, यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। तीसरा है यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है और लास्ट ऑप्शन है इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, ये है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा है दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा है पहला तीसरा चौथा और लास्ट है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो अनुसंधान के शब्द के अर्थ के संदर्भ में ये चारों विकल्प सही हो जाएंगे।
अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। दूसरा, यह एक व्यवस्थित तार्किक निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। तीसरा है, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। और लास्ट, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव विविधता के अति क्षेत्रों की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है मध्य भारत, तीसरा है सुंदरवन क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है भारत वर्मा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया केवल ए बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए सी डी और लास्ट है ए बी और डी। तो जैव विविधता अति क्षेत्रों में पश्चिमी घाट सम्मिलित किया जाता है, सुंदरवन क्षेत्र शामिल है, भारत वर्मा शामिल है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ए, सी और डी। केवल ए, सी, डी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूमि की सतह लगभग 2.3% जैव विविधता अति क्षेत्र से आच्छादित है। एक जैव विविधता अति क्षेत्र में स्थानिक पौधे का एक बड़ा प्रतिशत होता है। भारत में 4 उल्लेखनीय जैव विविधता अति क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए अति क्षेत्र नामित होने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है भारत वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है सुंदरवन क्षेत्र, ये 4 प्रमुख जैव विविधता अति क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है। पहला ऑप्शन है NTCS, दूसरा है PAL, तीसरा है NTSC, चौथा ऑप्शन है SCCAM। तो भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए PAL पद्धति का उपयोग किया जाता है। PAL के समान ही है NTCS भी एक प्रसारण पद्धति है। PAL का पूर्ण रूप है फेस अल्टरनेटिंग लाइन था। NTCS का फुल रूप है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। तो भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है PAL का, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।